जय हिंद। जो आपने थंबनेल को देख के क्लिक किया कि बस ये तरीका अपना लो, पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई डाउन कैसे नहीं होगा, क्या करें, ऐसे क्या बताएंगे सर। तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा। तो वो 11 पॉइंट्स कौन से हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो है कंटिन्यू योर एसआईपी। अभी आप मार्केट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो लास्ट 1 ईयर से मार्केट, अगर वो वाला हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो पॉइंट है 26,277 और कभी 24,200 में आता है, कभी 24,300 में आता है, कभी 24,800 में, कभी 25,000। यानी कि 26,000 को अभी तक लास्ट 1 ईयर में टच नहीं कर पाया एक बार पीक पॉइंट को होने के बाद। तो कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि अभी मार्केट में जो है डाउनफॉल देखने को ज़्यादा मिल रहा है। मार्केट अभी भी जो है लास्ट 1 ईयर से करीब 4% 3% के आसपास डाउन है। और जिनका इन्वेस्टमेंट आज से लास्ट 1 ईयर से हैं वो लोग तो बस ये सोच रहे हैं कि क्यों इस मार्केट में मैं आया और पैसे इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि उनको डर लग रहा है। तो इस कंडीशन में यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू योर एसआईपी करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब डाउनफॉल में आपकी एसआईपी ज़्यादा अमाउंट में जाती है तो उस कंडीशन में आने वाले समय में जो आपने गोल सोचा था तो अच्छा खासा एवरेजिंग आपका हो सकता है। सेकंड पॉइंट है क्वालिटी स्टॉक में बने रहना। बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे मित्रों का मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन से स्टॉक लेना नहीं चाहिए। तो मैं किसी को बाय और सेलिंग का टिप्स नहीं देता हूं, लेकिन बात आती है जब हमारी पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी कंपनियों का होल्डिंग है तो उस कंडीशन में आपको होल्ड करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आप उन कंपनियों को एक बार फिर से एनालाइज करिए और उसमें देखिए कि क्या वो कंपनी डेब्ट फ्री है, यानी कि कर्जा मुक्त वो कंपनी है जिसके ऊपर कोई कर्जा ना हो। अगर ऐसी कंपनियां हैं, वो कंपनियां बड़ी है, लार्ज है, मिड कैप की है, उन सब कंपनियों को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जब मार्केट का एक ऐसा पॉइंट आएगा टॉप वाला, तो उन्हीं कंपनियों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखने वाला है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है गो फॉर लमसम। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाउन ना हो तो आपको हर गिरावट में जब जब आपको लगे कि मार्केट 2% डाउन है, 3% डाउन है, 5% डाउन है, कभी कभी जो है 6% भी मार्केट एक एक दिन में डाउनफॉल आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने देखा था कि लास्ट चुनाव जब हुआ था और उसकी जब काउंटिंग थी दिल्ली में, तो उस दिन मार्केट में 6% जो है वहाँ पे क्या दिखा था, यानी कि अप दिखा था। तो ऐसे में एक अच्छा खासा आपको मौका दिखता है। तो उस टाइम तो अप गया था, लेकिन कभी आपको डाउनफॉल दिखे मार्केट में 2% 3% आपको जब भी दिखाई दे, यदि आप म्यूचुअल फंड होल्डर है तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्टॉक में कुछ ना कुछ पैसा लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे आपने 10 क्वांटिटी बाय कर लिया, 20 क्वांटिटी आपने बाय कर लिया, इस तरीके से आप मार्केट डाउनफॉल में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के जरिए, तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, यानी कि आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा हो सकता है। बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि सर आपने बोला था कि बस ये काम कर लो आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा। इसका मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि डाउन नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी और पॉइंट बाकी है और उसको आप वेटेज यानी कि एवरेज करके चलते हैं। जैसे आप जब तराजू लेते हैं, जो वेट मशीन होता है, तो एक तरफ अगर कॉटन रखते हैं और एक तरफ आप 1 किलोग्राम का अगर बट्टा रखते हैं और दोनों को बराबर करके चलते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका इधर से आप आधा किलो ज़्यादा रख देते हैं और इधर से आधा किलो कम करते हैं तो आपका ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे तरीके हैं, यदि आप क्या करते हैं कि उसको एवरेज करके चलते हैं कि कुछ पैसा इस तरफ, कुछ पैसा इस तरफ अगर करके चलते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अगर इधर से नेगेटिव रिटर्न देगा तो इधर से आपको पॉजिटिव देगा। तो उस पॉइंट के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो बात कर रहा था लमसम के बारे में। जब भी मार्केट में आपको दिखे एक बड़ा डाउनफॉल, तो उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ पैसा लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करे आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिमेंबर योर गोल। दोस्तों याद करिए आप कि जब आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक को बाई कर रहे थे
या जो भी इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी मार्केट में कर रहे थे, तो उस टाइम आप लोग कहते थे कि भाई मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं 5 साल के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन अब आपको मार्केट में डाउनफॉल दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को निकाल रहे हो। तो आप अपने गोल को याद करो। कई बार अपने गोल को याद करने से भी हम अपना वेल्थ क्रिएशन को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उसमें और इन्वेस्टमेंट तेजी कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट तेजी करेंगे तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारे पास एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। आप इस बात को सुनने के बाद आप उस डायरी को निकालिए जिसमें आपने अपना गोल लिखा था और उस गोल को आप याद करिए कि क्या आप इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए कर रहे थे, क्या आप इन्वेस्टमेंट 7 महीने के लिए कर रहे थे। यदि आपका भी गोल 5 साल का है, 7 साल का है या फिर 10 साल 20 साल का है, अब आपको गोल याद करना है और इन्वेस्टमेंट को आपको कंटिन्यू रखनी है। जो 5th पॉइंट है वो है इंक्रीज SIP इफ पॉसिबल। कई लोगों के लिए SIP को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है कि आपके लिए SIP को इंक्रीज करना पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में आपको 5%, 10%, 20% या फिर जितना आप सक्षम है उस हिसाब से आपको अपनी SIP इंक्रीज करना चाहिए जब मार्केट में डाउनफॉल हो। तो अभी लास्ट 1 ईयर से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है अभी 26,277 को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो इस कंडीशन में मार्केट डाउन है, आपको अपने SIP को इंक्रीज करना चाहिए। वो आप चाहे टॉपअप के माध्यम से करिए, चाहे आप स्टेपअप के माध्यम से करिए, दोनों बात आपकी सेम है। ज़रा रिसर्च कर लीजिए कि टॉपअप क्या होता है, स्टेपअप क्या होता है, और आप अपनी SIP को इंक्रीज कर सकते हैं। यकीन मानिए आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, या फिर कोई आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसमें डाउनफॉल, अपफॉल आने के चांसेस होते हैं, तो वो बात भी आपको याद रखनी है। 6th पॉइंट है बाय ETFs हग मार्केट फॉल। यदि आपको लगता है कि बड़ा क्रैश आता है, मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, उस कंडीशन में जब आप जो भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कई सारे ETF दिख जाएंगे, चाहे वो सिल्वर का ETF हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे इक्विटी का ETF हो, जो उसमें कई सारे लिस्ट होते हैं, जैसे कि 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, बहुत सारे कंपनी। जैसे निफ्टी 50 में देखेंगे तो टॉप 50 कंपनी की लिस्ट होती है, उन कंपनियों को हम लोग बास्केट बोलते हैं। तो उस पूरे बास्केट में आप 1000 रुपये, 500 रुपये मंथली SIP के जरिए या फिर लमसम के जरिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब इस प्रकार से अच्छी अच्छी कंपनीज का आप ETF में इन्वेस्ट करते हो एक बास्केट के रूप में, यानी कि पैसा डालते हो, तो उस कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। जो हमारा 7th पॉइंट है वो है डाइवर्सिफाई अक्रॉस सेक्टर, यानी कि एलोकेट 10% इन गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि इस मार्केट में पैसा तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ, यदि आप म्यूचुअल फंड में भी करते हैं और अपने गोल को भी आप याद रखते हैं, तो भी आप अपना अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में डालते हैं, तो आपको क्या करना है कि कुछ 10%, मान लीजिए आप 100% पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100% मीन्स कि आप अपनी सैलरी में से 30%, तो वही 30% 100% को मानकर 100% में से, यानी कि मान लीजिए कि 30% का आपको एक सपोज दैट कि आपका 15,000 रुपये हो गया, तो 15,000 रुपये का 10% आपको क्या करना है, गोल्ड या सिल्वर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था कि जब आप वेट मशीन जो होता है, तराजू जो होता है, जब इसको आप ऐसे देखेंगे तो इस तरफ यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सिल्वर में करते हैं और इस तरफ आप इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि जब गोल्ड का प्राइस डाउन होगा या फिर गोल्ड धीमी होगी, तो उस कंडीशन में आपका इक्विटी मार्केट में तेजी दिखाई देता है। मान लीजिए इक्विटी मार्केट में आपका नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो उस कंडीशन में गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या एलोकेट 10% इन गोल्ड और सिल्वर में आप लोगों को करना चाहिए। तो जो थंबनेल में आपने देखा कि बस ये काम कर लो, आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा, तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी पोर्टफोलियो डाउन कम से कम हो। कहने का मतलब कि अगर इक्विटी मार्केट वाला पोर्टफोलियो डाउन होता है तो जो आपने गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से आपका अप दिखेगा, यानी कि वहाँ पे रिटर्न दिखेगा, तो एक एवरेजिंग बनाएगा। तो एवरेजिंग जब बनाता है तो आपको कम आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई इतना कुछ करने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। हाँ, इतना काम करते हैं तो लॉस आपका
कम हो सकता है कब, जब मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल हो। लेकिन जैसे मार्केट पीक पकड़ेगा तो आपका रिटर्न देखेंगे औरों से आपको बेहतर रिटर्न जनरेट करके मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारा 8 पॉइंट है वो है ऑलवेज कीप कैश। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई XYZ कंपनी पे पैसा लगाते हैं और आप सोचते हैं कि अपनी सैलरी का सारा पैसा इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो भी सैलरी हो उस सैलरी में से 30% पैसा ही इक्विटी मार्केट में या फिर गोल्ड में या फिर ETF में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी जो 70% पैसा है वो आपके खर्चे के लिए और भी कई सारे काम है। लेकिन उनमें से एक पॉइंट निकल के आता है कि यदि आप सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर कुछ इधर उधर खर्च कर देंगे तो इमरजेंसी फंड कहाँ है। तो आप यदि इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप करते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट, तो उस कंडीशन में आपको 6 मंथ का इमरजेंसी फंड भी रखना जरूरी है। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं रखेंगे तो आपके क्रिटिकल सिचुएशन में होगा क्या, जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा तब आप क्या करेंगे, उस नेगेटिव रिटर्न में से आप पैसे को विड्रॉल करेंगे। तो जब आप विड्रॉल करेंगे तो होगा क्या, उससे आपका पोर्टफोलियो डाउन जाने की और संभावना होगी। यानी आपने क्यों विड्रॉल किया, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला आप काम ये करिए कि यदि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आप 10 को 6 से गुना करिए, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करके 60,000 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि 60,000 रुपये आपको एक साइड FD में करके रख देना चाहिए। ऐसी FD आप जब चाहो उसको ब्रेक कर सकते हो और अपने सेविंग अकाउंट में आने के बाद यानी उसको आप खर्च भी कर सकते हो। तो ऐसी FD आपके पास होनी चाहिए, उसको ही इमरजेंसी फंड बोलते हैं। जो हमारा 9th पॉइंट है वो है अवॉइड इम्पल्स बाइंग दीज आइटम्स। अब वो दीज आइटम्स क्या है, देखिए इस पॉइंट को आप थोड़ा सा विस्तार से समझिए कि आपने देखा था 2017 में GST को लागू किया था और अभी 2025 में आप न्यूज़ सुनोगे GST में कमी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं या कोई अन्य प्रकार की वस्तु आप खरीदते हैं तो उस कंडीशन में GST जो है कम हुआ है। बहुत सारे लोग भेड़ चाल में कर क्या रहे हैं कि जैसे उनको लग रहा है कि GST में कम हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर बाइक, कार, मोटरसाइकिल वो क्या कर रहे हैं कि इसको वो EMI पे खरीद रहे हैं, लेकिन वो अपने बजट को नहीं देख रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि जैसा आप जानते हैं कि GST में कमी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदेंगे या कोई भी आप XYZ वस्तु खरीदते हैं तो उसमें GST थोड़ा कम हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है? अगर सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होती और तब आप कोई चीज़ EMI पर लेते तब शोभा खाता। लेकिन बात करें EMI पे, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे कि क्या मुझे कोई वस्तु EMI पर लेनी चाहिए, जैसे कि बाइक, कार, यानी कि वो वस्तु जिसको हम अपनी सुख सुविधा के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो वस्तु आप EMI पे लेते हैं तो आप उसको सुख सुविधा के लिए यूज़ करेंगे, तो आपके पास पैसा ही नहीं है, आप उसको EMI पे लेते हैं तो आपका सुख सुविधा किस काम का। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आप सुख सुविधा की वस्तु को EMI पर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट को देखकर कि GST में कमी हुई है तो इसको आप इग्नोर मारिए। अगर आप कैश ले सकते हैं तो लीजिए और अगर कैश नहीं ले सकते हैं तो EMI पर इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो हमारा 10th पॉइंट्स है वो है डोंट डू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे भाई मुझसे कॉल करके पूछते हैं, व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि सर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहता हूं। जब भी आपको मार्केट में अचानक से आपको डाउनफॉल दिख जाए तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट ट्रेडिंग से बचना चाहिए। शॉर्ट ट्रेडिंग मीन्स जैसे कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या 7 दिन की ट्रेडिंग, 1 मंथ की ट्रेडिंग, 6 मंथ की ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? देखिए मार्केट में 2 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो देखिए यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो आप इस मार्केट में ज़्यादा नुकसान खा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इस मार्केट से ज़्यादा लॉस खा सकते हैं, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि मार्केट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलता है कि मार्केट आज अप जाएगी, लेकिन मार्केट क्या होता है, डाउन चली जाती है। यानी कि अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन करें तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको ढंग से हम ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाते हैं।
तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको करना क्या है, पहले आपको सीख लेना है मार्केट के बारे में। इंट्राडे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से सीख लेना है। थोड़े थोड़े अमाउंट से ही आपको करना चाहिए, ह्यूज अमाउंट से आपको नहीं करना चाहिए। आपके अंदर यदि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, उस कंडीशन में आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा था लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि लार्ज कंपनियों में पैसा लगाते हैं, मिड कंपनियों में पैसा लगाते हैं, और आप ये सोच के लगाते हैं कि मुझे 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे 20 साल के लिए करना है या 5 साल के लिए करना है, और थोड़े थोड़े अमाउंट में आप लार्ज कंपनियों में पैसा निवेश करते जाते हैं और आपका जो सपना है, जो गोल है, वो है लॉन्ग टर्म का। तो उस कंडीशन में आपको डाउनफॉल मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा 11th पॉइंट से, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव पेशेंस। आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, चाहे आप इक्विटी स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, तो यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जब आप दिल्ली में, मुंबई में या किसी भी सिटी में आप किसी रियल एस्टेट सेक्टर के ब्रोकर से जब आप अपना प्लॉट फ्लैट खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको 6 महीने के बाद उसको रेट लगवाने आप जाइएगा, यानी कि बेचने के लिए, दोबारा रीसेल के लिए, तो आप पाएंगे कि आपने जो फ्लैट 25 लाख रुपए के लिया था, 20 लाख रुपए के लिया था, उस फ्लैट का जो रेट है आपको उस समय भी 20 लाख देने के लिए तैयार है। कई बार 1 लाख 2 लाख लॉस में भी आपको बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात है, क्योंकि आपने अभी लिया और 6 महीने के बाद आप उसको बेचने की बात करते हैं। और रियल एस्टेट में होता क्या है कि ब्रोकरेजेस इतने ज़्यादा हो जाती है कि 1 लाख 2 लाख तो उनका 1% 2% तो ब्रोकरेज में चला जाता है। तो उस ब्रोकरेज को कोई भी कंसिडर नहीं करता है। तो कहने का यह मतलब है कि यदि आप किसी ऐसे आइटम में या फिर कोई ऐसी कंपनी में या म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश करते हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो इसका मतलब आप स्मार्ट इन्वेस्टर भी नहीं है और आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पेशेंस रखनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी तरह ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपये, 1000 रुपये, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि उस लिंक से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा इस व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।